हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 कर रहे हैं, जिसमें हम ऊर्जा का पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा पार्ट थर्ड है लेक्चर 13 का। 13 जो है पार्ट थर्ड है किसका, ऊर्जा के कंटिन्यूएशन में, यानी कि ऊर्जा का इसके पहले दो टॉपिक आ चुका है, 11 और 12। तो इस लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो ये एक फार्मूला है, गतिज ऊर्जा जो होता है वो हाफ mv² के बराबर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम लोग बिना लेट किए हुए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन आज का जो है स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ऊर्जा एनर्जी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कार्य निकालने का क्वेश्चन है। इसमें आपको कार्य निकालना है, ठीक है। तो आप प्रीवियस हमारा लेक्चर जब देखे होंगे तो उसमें कार्य निकालना सीखे होंगे। तो कार्य देखिए कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति है ना, और ये धरती पे 25 केजी का वस्तु रखा हुआ है। तो ये 25 केजी का वस्तु क्या कर रहा है, 25 केजी का वस्तु ऊपर उठा के अपने सिर पे रख रहा है। ये इसका सिर है, तो मतलब ये इसके तुल में उठा दे रहा है, ठीक है। तो ये 25 ओके है, तो 25 केजी यहाँ तक आ जा रहा है। तो ये ऊपर उठा कितना रहा है, तो 2.5 मीटर ऊपर उठा रहा है। तो कार्य बराबर तो हम लोग जानते हैं F/S, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ बल तो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो बल का फार्मूला दो तरह का हम जानते हैं। बल बराबर एक मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक वेट होता है, यानी कि भार जो उसके फोर्स के बराबर ही होता है, ये mg के बराबर होता है। तो यहाँ वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ जो फोर्स लेंगे वो mg लेंगे, है ना। और s तो दिया हुआ है h, तो m का मतलब 25, g का मतलब कहा है उन्होंने 10 लो, और h तो दिया हुआ h यानी कि डिस्टेंस, है ना। तो ये दिया हुआ है 2.5, तो 25 इंटू 25, है ना। ये पॉइंट से ये कट जाएगा, तो 625 आंसर होगा। कैसे कटेगा, तो देखिए 0.5 हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 625 जूल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो रिवीजन पर्पज से हो गया आपके लिए। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। तो कह रहा है एम द्रव्यमान वाली एक वस्तु की गति भी है, तो के साथ चल रही है, मतलब, है ना। तो कह रहा है इसमें गतिज ऊर्जा के है। अगर इसकी वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, अगर आप कोई ऐसा सीधा सा बनाइएगा कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो के बराबर है, क्वेश्चंस में कहा है, और ये के कितने के बराबर है, हाफ mv² के बराबर है। नया काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा। नया काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा 2, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा हाफ। ये तो फिक्स रहेगा, एम भी फिक्स है, और भी अगर कितने में बदल गया है दोस्तों, भी जो है ना वो 2 भी हो गया है। कह रहा है भी को दुगना कर दिए थे, तो भी कितना में हो गया, 2 भी में हो गया है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो जब इतना समझ में आ ही गया, तो इसके आगे जब हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम, और ये 4v²। अब कोई बच्चा इसको 2 से 2 कैंसिल कर देगा, लेकिन इस तरह के एग्जाम में जब क्वेश्चंस रहे तो 2 से 2 कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। 2 से 2 जब कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे, तो जब को भी कंपेयर करना है तो इसको इस तरह से अरेंज आप कीजिए ना कि जो पहले था ना वो आ जाए। तो पहले यहाँ पे हाफ mv² था, तो ये हाफ mv² एक साथ कर लेते हैं, और इसके आगे 4 कर लेते हैं। अब ये हाफ mv² की जगह के रख सकते हैं, और ये 4 पहले से है। तो काइने ऊपर देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाला था उसका 4 गुना बढ़ गया। तो ये इसका आंसर हो गया 4 के। अब जो बच्चा को कुछ नहीं आता होगा, पहले एग्जाम के लिए इतना प्रैक्टिस करेगा और फिर वो बनाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होगा कि अच्छा नॉलेज होगा, वो जानते होंगे, तो उनके लिए कुछ और मेथड है, वो देखिए कैसे। तो फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला यानी कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला है वो हाफ mv² है। यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो समानुपाती है m के, और गतिज ऊर्जा जो समानुपाती है क्या, v के। तो इसका मतलब अगर m को दुगना करेंगे, m क्या करेंगे, दुगना करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये 3 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। लेकिन v और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो अलग तरह का है, ठीक है। अगर v को हम दुगना करेंगे, है ना, भी को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v² हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। भी को 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहा था कि बेग को दुगना किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 4 गुना। अगर बेग को आधा करते
वेग को आधा करते तो वो गतिज ऊर्जा क्या होता, 1/4 गुना होता है ना। तो आधा करते तब ये वाला आंसर होता, आधा करते तो ये वाला आंसर होता। अभी दुगना किए हैं तो ये वाला आंसर है ना। तो ये k/4 कब होगा, जब आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अगर 1/3 करेंगे गति को तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। मतलब स्क्वायर कर देना सीधा सीधा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 kg की एक वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो इस प्रकार कुल कितना कार्य होता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अभी अभी क्वेश्चन बताए थे कि वर्क बराबर F × S होता है। तो F तो यहाँ दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग इस वाले केस में mg लेते हैं। तो mg × S पे निकाल के इसका आंसर बताइए कि क्या होगा आंसर। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख के बताइए कि क्या होता है। फर्दर आगे कह रहा है कि एक संकुचित स्प्रिंग को समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने में इसके कारण निम्न में से क्या होता है। अच्छा, तो देखिए हम स्प्रिंग के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल स्प्रिंग हुआ। अब नॉर्मल स्प्रिंग को हम कंप्रेस करके ये हम कुछ इस तरह से बना लिए छोटा फॉर्म में। तो हम बताए थे कि जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे तो इसमें गति आया था। ठीक है, किसी चीज़ को आप कंप्रेस कीजिएगा तो उसमें मूवमेंट होगा, जिसमें गति होगा तो गति के कारण वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा आएगा। और वो गतिज ऊर्जा वापस से फिर ये जब ये अपने ये इस तरह से इसको बना के छोड़ दीजिएगा तो गतिज ऊर्जा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि संकेतित स्प्रिंग को समान लंबाई से अधिक ऊर्जा इसमें क्यों हुआ, तो क्योंकि इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो किसके कारण होता है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है ना। जब कभी भी किसी भी स्प्रिंग को आप तो लंबा कीजिएगा तब उसमें लंबा जब कर रहे होंगे तब वो उसमें गतिज ऊर्जा आया और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में क्या हो गया, जमा हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर आपको क्या करना है, लंबा करिए चाहे उसको छोटा कीजिए, है ना, दबाइए या फिर इलोंगेट कीजिए, दोनों के हिसाब से आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा ही आंसर होगा। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि 5 kg भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया मान। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ रहे होंगे कि वर्क जो अब यहाँ निकाल दे, यानी कि वर्क यहाँ निकालना है तो आप 5 × 10 × 4 निकाल दीजिएगा तो ये 200 जूल आंसर हो जाएगा। आप लगा के आ जाइएगा एग्जाम में, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ये हमारा अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ कोई भी वस्तु को हमेशा नीचे खींचते रहता है। कितने त्वरण से नीचे खींचता है, तो जी त्वरण से, है ना। कितने त्वरण से नीचे खींचते रहता है, जी त्वरण से नीचे खींचते रहता है। अब एक आदमी है यहाँ पे, ये आदमी क्या कर रहा है, इस वस्तु को ऊपर लेके जा रहा है। आदमी इस वस्तु को कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो आदमी जब ऊपर लेके जा रहा है, मैन इसको कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। और आदमी बल भी किधर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है। यानी कि आदमी बल भी ऊपर लगा रहा है और ले किधर जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। तो आदमी का दोनों ऊपर के तरफ ही है। आदमी उसको ऊपर की तरफ खींच भी रहा है और वस्तु ऊपर की तरफ जा भी रहा है। तो आदमी का दोनों एक तरफ है, लेकिन धरती पे सोचिए तो धरती इस वस्तु को नीचे खींच रहा है। धरती इस वस्तु को कहाँ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है ना। लेकिन ये वस्तु एक्चुअली जा कहाँ रही है, ऊपर में जा रही है। तो ये कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। और इसमें कितना डिग्री का, 0 हो गया। अगर आदमी के द्वारा कार्य पूछेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और इसके द्वारा कार्य पूछेगा तो ये निगेटिव होगा, है ना। वर्क का हम लोग 3 फार्मूला पढ़े थे। वर्क बराबर FS cos थीटा। अगर थीटा हो रहा था 0 डिग्री तो cos थीटा क्या होता था, 1। तो यहाँ से जो वर्क का फार्मूला बनता था FS बनता था। अगर थीटा होता था 90 डिग्री तो cos थीटा कितना होता था दोस्तों, cos 90 डिग्री मान लिए, है 90 डिग्री 0 होता था। तो यहाँ से वर्क हमारा 0 होता था। अगर थीटा होता था 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाए, तो cos 180 डिग्री का मान जो होता है -1 होता है। तो यहाँ से वर्क जो हो जाएगा -FS हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आदमी द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है कि इसके द्वारा गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। दोनों के द्वारा आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आइए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा निगेटिव आएगा। गुरुत्व बल के कारण जो आंसर क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट समझिए कितना डेप्थ कंसेप्ट में इस बार RRB ने क्वेश्चंस पूछा था, और फिर NTPC में और ग्रुप डी में भी इतना ही डेप्थ में क्वेश्चंस आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए।
तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको इतना डेप्थ में एनालिसिस समझना पड़ेगा। तो वर्क बराबर क्या होगा, माइनस एफ एस। तो फोर्स तो यहाँ दिया ना हुआ तो एम जी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -5 इंटू जी का वैल्यू 10 और इंटू 4। तो ये जब कीजिएगा तो -200 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना था कि इसका आंसर क्या होगा, -200 जूल। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो देखिए, आप सीधा सा बात है कि मान लीजिए ये हमारा एक कोई बंदूक होता है ना। अब इसमें एक अंदर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। अब स्प्रिंग क्या करता है, तान के इस गोली पे छोड़ दिया जाता है ना। तो ये गोली बाहर निकल के क्या लगती है, गति करने लगती है। बाहर निकल के क्या करती है, गति करती है। तो जो स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा था, है ना, स्प्रिंग का क्या था, संभावित स्थितिज ऊर्जा, वो किस में परिवर्तित हुई दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई, है ना। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब आप जानते ही हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊष्मीय ऊर्जा में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें, अब देखिए रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में अगर परिवर्तन भी होगा तो उसके अंदर जो गोला बारूद भरा हुआ रहता है उसके कारण होता है ना, उसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन जो बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो पहले स्थिति जो गतिज में बदलता है और उसके बाद उसमें जो चेंजेस आता है वो उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह भरा हुआ रहता है बुलेट में, उसकी वजह से आता है। तो फर्दर जब हम लोग आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि 5 kg और 10 kg के द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंद को गतिज ऊर्जा समान है। अच्छा, मतलब कि जो दो वस्तु है, एक है 5 kg का, एक वस्तु कितना है 5 kg का, और एक वस्तु कितना है 10 kg का। एक 5 kg का और 10 kg का, दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। क्वेश्चंस में उन्होंने कह रखा है कि दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है, समान है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो 1 है वो किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा 2 के बराबर है। तो यहाँ पे जब आप रखिएगा तो क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो हाफ हाफ कट जाएगा। जब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, तो m1 का वैल्यू 5 आएगा, 5 इंटू v1 होगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू v2 का स्क्वायर। तो ये 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा, यानी कि आपको पता चल गया कि v1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 इंटू क्या, v2 का अंडर रूट। या इसको थोड़ा सा और हम अलग तरह से समझाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ देखें तो ये इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। तो अब यहाँ से मान लीजिए स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। तो यानी कि v1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ क्या, v2। v1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। v1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स क्या होगा, v2 होगा। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो जब ऐसा हुआ तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, बताइए। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो v1 है ना, उसमें जब v2 में जब 2 से, जैसे कि ऐसा समझिए आप कि कहीं पे 5 लिखा हुआ है और कहीं पे सॉरी इधर 10 लिखा हुआ है ना, और इधर 5 लिखा हुआ है। तो 5 में अगर 2 से गुना कर देंगे तभी तो बराबर होगा। तो मान लीजिए इसी तरह से ये v1 हुआ, ये v2 हुआ। फिर से यहाँ देखिए थोड़ा गंदा हो गया था, कहीं 10 लिखा हुआ है ना, और कहीं 5 लिखा हुआ है। तो 5 में हम 2 से गुना करेंगे तभी तो 10 के बराबर होगा। तो ये हमारा v1 हुआ, है ना, और ये हमारा √2 इंटू क्या हुआ, v2 हुआ। यानी कि v2 क्या था, कम था, v2 क्या था, कम था। तो v2 कम है, यानी कि ये वाला 10 kg वाला कम चाल से चल रहा है और 5 kg वाला क्या चल रहा है, अधिक चाल से चल रहा है। ये बात यहाँ से हमको पता चल गया। कैसे पता चला, तो जो पहला वाला का वेलोसिटी है वो दूसरा वाले में कुछ गुना कर रहे हैं तब मिल रहा है। यानी कि दूसरा वाला कम था तब तो उसमें कुछ गुना करना पड़ा। जैसे कि मान लीजिए एक 6 है और एक 3 है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो कम वाला में हम कुछ गुना किए होंगे तब बड़ा वाला के बराबर हुआ। तो इस तरह से v1 अधिक है और v2 क्या है, कम है। तो पहला देखिए, गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है, तो गति पर तो निर्भर करता ही है। 5 किलोग्राम वाली तेज चल रही है, हाँ, तो ये तो हमारा आंसर आ रहा है। दोनों समान गति से चल रही है, गलत आ रहा है। 10 kg वाला गेंद तेज चल रही है, भी गलत आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या है, 5। और ये आपका सिलेक्शन लेने वाला क्वेश्चन था। आंसर
देख के ये इतना, जब इतना डेप्थ आप क्वेश्चंस बनाइएगा तभी आपका एग्जाम में क्या होगा, सिलेक्शन होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि स्थिति या आकृति, तो ये बार बार हम समझा रहे हैं किसी वस्तु के उसके आकार के पे उसका क्वेश्चन पूछे कि उसके वजह से उसका क्या होगा, तो वो स्थितिज ऊर्जा होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा अभी कुछ देर पहले बात की कि गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो होगा दोस्तों वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। फर्दर अगर हम लोग आगे बात करें तो कह रहा है खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है, तो ये बंदूक वाला ही क्वेश्चन हो गया। धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल रही है दोस्तों, बताइए। धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो बदल रही है वो गतिज ऊर्जा में बदल रही है। किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होता, मतलब तो स्प्रिंग में तो होता है, तो ये हमारा आंसर सही है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। बहता हुआ जल, तो बहता हुआ जल में क्या होगा, नहीं ना होगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या होगा, नहीं होगा, तो आंसर हमारा कौन सा है, बी है। हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगा और बांध में जल जब स्टोर है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हमारा बहता हुआ जल जब कभी भी कोई चलने लगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। तो यही तो पूछ रहा था कि इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, फर्दर आगे, पहाड़ से गिर रहे पिंड पे क्या होता है, देखिए कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिरना रहेगा तो इसका क्या होगा, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कम होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, और गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से बात कर रहा है कि पिंड में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है ना, एक घटते रहता है और एक बढ़ते रहता है। फर्दर आगे क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी हम बताए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जब हम पिछला बार समझाए होंगे तो अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कह रहा है गति को भी से बढ़ा के 2 भी कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो गति काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगा पहले वाले का। तो पहले ईट के था तो अब क्या होगा, 4 ई के हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम समझाए थे, तो अगर आपको कंसेप्ट मालूम रहेगा तो डायरेक्टली आप आंसर बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी जितना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर टाइम्स गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, तो भी यहाँ दुगुना किए तो ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम वाली द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अब आप समझिए इसमें क्या किया है ना कि 2 चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स हो गया। कितना चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स हो गया दोस्तों, 2 चैप्टर का। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है ना, तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका गया। कितना देर तक फेंका गया, तो t बराबर 2 सेकेंड तक फेंका गया। तो कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद, यानी कि जब 2 सेकेंड गुजर गया तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा नहीं निकालना है। गतिज ऊर्जा अगर यहाँ पे पूछता ना तो यहाँ पे तो डायरेक्टली निकाल देते, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, 20 इंटू 20। तो ये आंसर नहीं पूछ रहा है आपसे, ये 400 आंसर नहीं पूछ रहा है। अगर 400 आप जूल निकाल के आइएगा तो आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से 2 kg का वस्तु है, जब यहाँ पे पहुँच गया ना तब आपको उसका गतिज ऊर्जा बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी u था, इनिशियल वेग, फाइनल भी क्या है ये हमको पता चलेगा तब तो देखिए हम v बराबर क्या निकालते हैं, u प्लस ए टी जानते हैं, तो ये भी हमको चाहिए। u दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, कैसे, तो a तो g यहाँ पे दिया हुआ है, वस्तु कहाँ पे, वस्तु जा रही है ऊपर और g हमेशा कहाँ काम करते रहता है, नीचे, तो g इसका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि वस्तु जा रही है ऊपर और उसको धरती नीचे खींच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, तो वस्तु जब ऊपर जाती है तो g का मान हमेशा निगेटिव में लेते हैं क्योंकि g उसको नीचे खींचते रहता है और वस्तु ऊपर जाते रहती है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट से जब हम सोल्व करेंगे तो v जो हमारा हो जाएगा u माइनस जी टी, तो v होगा u का मतलब 20 माइनस 10 और टाइम का मतलब व्हाट, टाइम का मतलब 2, टाइम का मतलब कितना 2, तो v यहाँ पे कितना हो गया, 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है।
2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0, यानी कि जब यहाँ पे पहुँचा तो इसका वेग 0 हो गया। अब यहाँ से ये वापस आने लगा, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। जब 2 सेकेंड जब पूरा हुआ तो वस्तु क्या हो गया, उसका वेग 0 हो गया। आप कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो किसी एक पॉइंट पे ऊपर से नीचे आना लगता है, तो जहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट करता है वहाँ पे 0 हुआ वेग, तभी तो वो नीचे आने लगा। तो ये यहाँ पे इसका वेग 0 हो गया। तो इस केस में जो इसका गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला। हाफ इंटू एम का वैल्यू 2 और वी का वैल्यू 0² तो 0 से कोई चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर जो होगा 0 जूल होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको एग्जाम में बना के आइएगा तभी सिलेक्शन लीजिएगा, एग्जाम में अगर नहीं बना के आइएगा तो सिलेक्शन आप नहीं ले पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 था, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और पार्ट ये कितना था, 3rd था। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही आप देखते चलिए और लोगों को भी बताते भी चलिए, है ना। तो आइए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।